From where are you? Guess the country. India. Yeah. गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हालत पैरों के अभी भी खस्ता है। कल रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एक बार सो तो मैं गया था 10 बजे, फिर 12 बजे उठा, 2 बजे, 3:30, फिर 4 बजे। पैर अभी भी गंदी तरीके से दुख रहे हैं। सोच तो रहा था यहाँ पे रुक जाऊं, लेकिन अगर यहाँ पे रुक गया तो मैं जो लेक कीवू है उसको नहीं देख पाऊंगा। एंड अभी भी जो मेरी होस्ट हैं, थैंक्स अ लॉट, इट वाज रियली बीन अ प्लेजर टू स्टे विद यू गाइस। See you next time with And thank you for that game. I forgot the name of that game. Idisuro. इदिसुरो। जिस दिन मैं मुसांजे पहुंचा था ना, उसी दिन रात को मैं एमी और उनके भाई के साथ एक यहाँ का एक लोकल गेम है, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, वो खेल रहे थे हम। पहले प्लान था कि मैं आज हिच हाइकिंग करके जाने वाला हूँ, लेकिन हिच हाइकिंग की हालत मेरे को लग नहीं रही आज। पैर अभी बहुत तेज दुख रहे हैं भाई। तो आज मैं फिर से यहाँ से बस लूंगा लेक कीवू की तरफ। पूरे तरीके से रेडी हो गया हूँ भाई। हाउ लॉन्ग इट विल गोना लास्ट द पेन? Only one day. ओनली One day. Only one day. Thank you. Yeah. Mora quase. Okay, bye bye. This side, yeah? See you next time. On the main road. The main road. Okay, bye bye. एमी का गेस्ट हाउस यहाँ पे मैं पे कर रहा था $16 पर नाइट, जो लगभग 1200 से 1300 रुपये होते हैं। 3 रात रुका मैं और 3 रात के मेरे हो गए थे 50,000 रवांडन फ्रैंक। यहाँ से मुझे बाइक टैक्सी पकड़ के पहुँचना है आगे बस स्टैंड पे, फिर वहाँ से एक और बस पकड़ूंगा जो मुझे लेक कीवू में उतार देगी। आगे की बुकिंग मैंने एयरबीएनबी से कर लिया। आज ज़्यादा है वो नहीं करूँगा यार, भागा दौड़ी, लेकिन थोड़ा चलना ज़रूरी था। अगर मैं बैठ जाता ना तो बॉडी एकदम जाम हो जाती, फिर 1-2 दिन बाद जाके सुधरती। और अगर आज ढंग से चल वल लूँगा, इतना ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, तो बॉडी शाम तक ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 टाइप की बसें चलती हैं। एक ये बिल्कुल छोटी मिनी बस, एक बड़े वाली बस और एक बीच वाली मिनी बस। Ginesi? Ginsei? Giseni? There? This bus? Okay. Yes, 1,500. No problem. Yeah. बस मिल गई है मेरे को गिशानी की 1,500 रवांडन फ्रैंक, जो हो गए आपके $1.5, मतलब 120 से 130 रुपये में। 1.5 से 2 घंटे की जर्नी होने वाली है। अभी टाइम हो रखे हैं 12:30, तो शायद थिंक 2-2:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा। बस स्टैंड से निकल चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा यार, 10 मिनट पहले ही मैं यहाँ पे आया हूँ। आधे मुझे बस मिल गई, बस में बैठा, उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन सीट गलत पे बैठ गया, इस साइड धूप लगेगी मेरे को पूरे रास्ते। अच्छी बात यह है कि मौसम एकदम मस्त है, 17 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी बाहर का। Hey brother, how are you? Okay. What's your name? Morris. Morris. Dipanshu. 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 Yeah. पैर में अभी भी आराम नहीं हुआ है, दर्द हो ही जा रहा है मेरे, और भूख भी लगी हुई है भाई। रास्ता बड़ा खतरनाक था यार, मस्त मस्त जगह थी। लेफ्ट साइड में लेक दिख रहा है, बहुत बड़ा लेक है। यूँ मान लीजिए जितना बड़ा रवांडा है ना, उतना ही ऑलमोस्ट लेक कीवू है। थोड़ा छोटा हो सकता है, शायद लेक विक्टोरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा लेक है, जिसके अंदर रवांडा और ब्रूंडी दोनों कंट्री आ जाएंगी, फिर भी लेक विक्टोरिया बड़ा रहेगा। 1 किलोमीटर। 1 kilometer. Yeah, map. How much? 500? Okay, 1 kilometer. बाइक टैक्सी ले लिए, अब जा रहा हूँ मेरे गेस्ट हाउस की तरफ। मोरा ख्वास है ब्रदर। कहाँ पे है यार वो जगह? यही है क्या? बाइक वाले भाई ने एकदम जस्ट गेस्ट हाउस के सामने उतारा है। एंड इस गेस्ट हाउस के लिए मैं पे कर रहा हूँ $22 पर नाइट, जो हो जाते हैं आपके 1900 रुपये एक रात के। लेकिन जगह अच्छी है, और जो लेक कीवू है वो जस्ट इस गेस्ट हाउस के पीछे है। गेस्ट हाउस में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, और इस रेस्टोरेंट के पीछे में ही मेरा रूम है। और खाना वाना खा लेता हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद बाहर निकलेंगे यहाँ पे घूमने। यहाँ पे आसपास सिक्के के छोटे छोटे मार्केट भी हैं, वो मज़ेदार मार्केट है, वहाँ पे शायद और मज़े आएंगे अपने को। तो देखते हैं अब क्या होगा क्या नहीं।
से मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ रवांडा की तरफ ना, सॉरी, अब मैं जा रहा हूँ कॉन्गो बॉर्डर की तरफ। कॉन्गो यहाँ से 1 किलोमीटर बच जाता है। नो 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 नो, गो 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 गो। 100 व्हाट? नो नो, बाय बाय। पता नहीं क्या बोल रही थी। हाँ, तो जो कॉन्गो की अगली सिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट 500 से 600 मीटर दूर है यहाँ से, गोमा। मेरे लेफ्ट साइड में है लेक किवू, सामने है कॉन्गो और बाकी 2 साइड रह गया रवांडा। आप सैटेलाइट व्यू से देखेंगे ना इस जगह को, आप एक साइड देखना कॉन्गो को और एक साइड देखना रवांडा को, आपको दोनों में फ़र्क ईजिली समझ आ जाएगा। और सामने जो आपको फ़्लाइट दिख रही है ये गोमा में ही लैंड होने वाली है, मीन्स कॉन्गो में लैंड होगी ये फ़्लाइट। ये गली एकदम बॉर्डर के ऊपर है, ये शायद आखिरी घर है और उस घर के पीछे कॉन्गो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार देख के आ रहा हूँ मैं, शायद वहाँ पे आर्मी होगी, लेकिन फिर भी एक बार मन तो है मेरा। जो उधर आपको खंबे वंबे दिख रहे हैं वो है कॉन्गो में, और ये है रवांडा और कॉन्गो का बॉर्डर। बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप स्टेट बना हुआ है यहाँ पे। वो सामने वाले घर दूसरी कंट्री है, वो खंबे वो सब कुछ बड़ा अलग टाइप का माहौल है यहाँ पे। ये जो बॉर्डर है एकदम कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। रवांडा ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, यूँ मान लीजिए अपने हरियाणा से भी छोटी होगी, लेकिन रवांडा की जो प्रेजेंस है अफ्रीका में वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और एक चीज़ में हमें रवांडा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये आज से 30 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी जेनोसाइड हुई थी। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता कि किन की ज़्यादा कत्लेआम हुआ था, हुत्सी या तुतु, लेकिन यहाँ पे 2 मेन ट्राइब है, उन दोनों के बीच में जेनोसाइड हुआ था और एक ट्राइब को काफ़ी नुकसान हुआ था, काफ़ी लोग उस ट्राइब के मारे गए थे। तो देश के अंदर बहुत ज़्यादा नफरत फैल गई थी एक दूसरे के लिए। लेकिन यहाँ के जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वो नफरत ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। कोई भी रवांडा के अंदर उस जेनोसाइड के बारे में बात नहीं करना चाहता। और मैंने लोगों से बात की ना कि भाई आप कौन सी ट्राइब है, कौन सी कम्युनिटी है, तो हर लोग खुद को रवांडनीज़ करके सिम्बलाइज़ करते हैं कि हाँ भाई मैं रवांडनीज़ हूँ, मेरी कोई ट्राइब नहीं है, मेरा वो कुछ नहीं है। तो इस मामले में 30 सालों के अंदर उस काली हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया और लोगों के बीच में सच में आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेनर्स के सामने ही वो नहीं बताते, आपस में भी यहाँ पे सिर्फ एक आइडेंटिटी काम करती है, वो है आपकी नेशनैलिटी। हाँ भाई मैं रवांडनीज़ हूँ बस। अगर आप लोगों के बीच की अगर नफ़रत ख़त्म कर दें बहुत काले इतिहास के बाद भी, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इस मामले में रवांडा के प्रेसिडेंट को एक बिग थम्स अप। जिस तरीके से मैं बता रहा था ना कि आपको घरों के अंदर डिफरेंस मिल जाएगा कि रवांडा के अंदर एकदम सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं इन कंपेयर ऑफ अफ्रीकन स्टैंडर्ड्स। बहुत अच्छे रोड्स हैं, आपको दिख ही रहा होगा, एकदम बढ़िया तरीके से गलियाँ बना रखी हैं साफ़ सुथरी। ये सीन आपको कॉन्गो में नहीं मिलेगा। सैटेलाइट व्यू से चीज़ें देखोगे तो एकदम आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये देखिए घूमते घूमते क्या चीज़ दिखी मेरे को, थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा और जूम करता हूँ। ये इस घर के पीछे जो आपको वोल्केनिक टाइप पहाड़ दिख रहा है ना, माउंट नियारा कॉन्गो, निगारा कॉन्गो या नियारा कॉन्गो, ये पड़ता है कॉन्गो में। आप देख लो लगभग मैं इस माउंटेन से 20-30-40 किलोमीटर दूर होऊंगा। 30-40 किलोमीटर दूर से इस वोल्केनिक माउंटेन का मुंह इतना चौड़ा दिख रहा है। इस पूरे क्रेटर के अंदर लावा भरा पड़ा है जो अभी भी एक्टिव है। अभी रिसेंटली ही ये हाइकिंग के लिए ओपन हुआ था, लेकिन जब से इरप्शन हुआ हाइकिंग को दोबारा बंद कर दिया है। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि अब कुछ टाइम बाद इसके ऊपर बहुत तेज़ इरप्शन होने वाली है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हाइकिंग आई थिंक कम से कम 1-1.5 साल तक बंद कर दी गई है। बीच में शायद वापस ओपन हो भी सकती है। जब भी ओपन होगी मैं डेफिनेटली यहाँ पे आऊँगा यार। एक मज़ेदार बात और बतानी थी, रवांडा है ना बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की सिचुएशन में फंसा हुआ है। एक तरफ कॉन्गो, एक तरफ युगांडा, एक तरफ तंजानिया और एक तरफ बुरुंडी। दुनिया की सबसे गरीब कंट्री बुरुंडी मानी जाती है और उसके साथ रवांडा का सबसे बड़ा बॉर्डर है। एक तो वहाँ से कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन इन सब के बीच में रहने के बावजूद रवांडा बहुत मस्त तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। ये क्यों मान लीजिए ट्रक खड़े करने का शेड है बॉर्डर के ऊपर। अब यहाँ से ये सारे ट्रक्स कॉन्गो की तरफ जा रहे हैं। यू आर फ्रॉम कॉन्गो? फ्रॉम तंजानिया? Yeah, we are going to Congo. हाउ आर यू? Fine, how are you? हेलो ब्रदर। Are you okay? Yeah. You from where? What do you think? From where are you? Guess the country. India. Yeah. Ah, okay. So you're coming from Tanzania, yeah? Yeah, yeah. Where in Tanzania? Yeah. Which city? Dar es Salaam. Okay. Where about you? India. Tourist. Yeah. How you say thank you in Swahili?
असांते मसांते तो ये कुछ तंजानिया के भाई यहाँ पे आए हुए हैं, अपने ट्रक को कोंगो वोंगो लेके जाएंगे। कस्टम क्लियर करने से पहले सब लोग यहाँ पे अपने ट्रक को खड़ा करते हैं, कस्टम क्लियर करते हैं और उसके बाद सीधा निकल जाते हैं कोंगो की तरफ। सेम सीन उधर से भी होता होगा। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाउन है अगर आप इन टर्म्स ऑफ ट्रेड और इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर के वाइज देखा जाए तो। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? पहुँच गया हूँ भाई इस कैफ़े के अंदर, रॉक्सी रेस्टोरेंट एंड नाइट क्लब। इस साइड एक वेडिंग चल रही है। ये है भाई लेक की वो। ये जो बॉर्डर है ना मेरे को बड़े प्यारे लगते हैं। बॉर्डर बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। आप यूएसए मैक्सिको का बॉर्डर देखना, कोंगो और रवांडा का बॉर्डर देखो। एक तरफ एकदम मस्त चीज़ जगह देखने को, एकदम सब चीज़ें ऑर्गेनाइज दिखेंगी, दूसरी तरफ सब कुछ हैसल दिखेगा। और भाई ये जो इंसानों ने बॉर्डर बना रखे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और ख़ास करके उनकी लाइफ में जो वहाँ पे रहते हैं। मैं सोच रहा था बैठूंगा, लेकिन बैठने वाला माहौल ही नहीं है। मच्छर देखिए आप। आज से लगभग 15 से 20 साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया में जो बॉर्डर्स के ऊपर प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में है, क्योंकि उस टाइम अप्रोच भी छोटी थी, बाकी कोई चीज़ पता भी नहीं था ना। इतना उस टाइम तक जो एजुकेशन थी उस टाइम शायद 4th या 5th क्लास में होगा यार। तो उस टाइम तक सिर्फ किताबों में तो ये बातें आई नहीं थी कि भाई किस किस के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं और कहाँ का क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बस वो तो इंडिया पाकिस्तान का एक अलग सीन रहता है तब, अरे कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है। मुझे यूँ लगता था कि नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम, बाकी दुनिया में कहीं प्रॉब्लम नहीं होंगी। लेकिन फिर जब धीरे धीरे पढ़ने लगा चीज़ें, तब यूरोप के बारे में बातें पता चलने लगी, हमारी जो प्रॉब्लम चाइना के साथ वो पता चलने लगी। लेकिन अफ्रीका के जो पार्ट्स थे, मुझे आज से 3-4 साल पहले तक ऐसा लगता था कि नहीं यार अफ्रीका में शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं होंगी जितनी बाकी दुनिया में है। लेकिन जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट किया और ये कोंगो और रवांडा की प्रॉब्लम का तो मुझे सच में नहीं पता था। जब यहाँ पे पहुँचा तब पता चला कि यार कितने बड़े लेवल पे दोनों कंट्रीज़ में, खास करके इस टाइम पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। देखने में एकदम शांत लग रहा है। ये देखिए सामने कोंगो ही है। ये जो जितने भी घर आपको दिख रहे हैं, जो सनसेट दिख रहा है, जो आगे पहाड़ दिख रहे हैं, सब कोंगो का एरिया है। बॉर्डर यहीं पे मान लीजिए बीच में कहीं पे होगा, ये शायद तीसरा या चौथा पेड़। लेकिन उस तरफ एक अलग माहौल, अलग लोग, अलग भाषा। और रवांडा के साथ पता है क्या क्या चीज़ें हुई है? रवांडा के अंदर लैंग्वेज बोली जाती है केनिया रवांडा। जब बेल्जियम और फ्रेंच ने जब आपस में इस एरिया को डिवाइड किया, रवांडा बेल्जियम के अंडर था और बुरुंडी शायद फ्रेंच के नीचे, ऐसा कुछ था। लेकिन जब उन्होंने कंट्री बनाया ना, तो रवांडा के बहुत सारे पार्ट्स बाकी जगह पर चले गए। तो इस बात को लेकर भी रवांडा के लोग काफ़ी खफा हैं कोलोनाइजेशन से। आधा हिस्सा उनका बुरुंडी में चला गया, क्योंकि बुरुंडी में भी जब रवांडा के लोग जाते हैं तो सेम लैंग्वेज चलती है। ऑलमोस्ट 90% रवांडा के लोग बुरुंडी की लैंग्वेज समझ सकते हैं। और जो कोंगो के लगते हुए एरियाज़ हैं, युगांडा के लगते हुए एरियाज़ हैं, तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी वोल्केनिक माउंटेन्स के बारे में बातें कर रहा हूँ पिछले 2-3 वीडियो से, रवांडा के लोग बोलते हैं कि एक टाइम में वो सब रवांडा के नीचे था। अभी रवांडा और कोंगो के बीच में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं रुका है। और अपने इंडिया और पाकिस्तान में भी शायद सेम सीन था कि बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन हमारी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड बहुत देर बाद जाके बंद हुआ था। हमें आजकल के टाइम में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जिसके पास इकोनॉमिकल पावर है और जिसके पास ट्रेड है, वही सबसे आगे रहेगा। और ट्रेड बंद उस टाइम में भी बंद नहीं होता था और आज भी बंद नहीं होगा यार। मैं गलत बोल रहा हूँ आजकल का टाइम। पुराने टाइम में भी तो ट्रेड चलते ही रहते थे। मान लो कि कोई चीज़ ऐसी भी होगी जो सिर्फ इंडिया में होती थी, कोई चीज़ ऐसी भी होगी जो सिर्फ चाइना में होती थी। तो अगर उस चीज़ की ज़रूरत है तो आपको कुछ ना हो, चाइना के साथ अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते होंगे, या फिर इंडिया के साथ अच्छे संबंध बना के रखने पड़ते होंगे। तो कुछ भी हो जाए, ट्रेड नहीं रुकता है। बाकी कंट्रियाँ आपस में लड़ती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, लेकिन ट्रेड चलता रहता है। हमारी इंसानी प्रवृत्ति की एक खतरनाक सच्चाई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एशिया के अंदर ही कंफ्यूजिंग बॉर्डर हैं, अफ्रीका के अंदर भी बड़े अजीब से कंफ्यूजिंग बॉर्डर्स हैं। अभी इस रेस्टोरेंट से वापस से मेरे गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा हूँ। बाकी आप सेफ्टी का अंदाज़ा लगा सकते हो, इतनी रात हो रखी है। देखो ऐसा नहीं है अकेले चलने में, और जगह भी चले जाओगे वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको। मेन चाहिए होता है आपका कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे मुझे वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि रात को मैं अकेला चल सकता हूँ। और 90% केसेस में आपकी जो गट फीलिंग होती है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सही रहता है। देखो मेरे साथ तो ऐसा है, कई बार ऐसा भी गलत भी हो सकता है। कल रात को वापस आने के बाद थक सा गया था और अंधेरा ही बहुत हो गया था। कल रात को ये भाई साहब मुझे ये और बता रहे थे कि जो अभी कोंगो की एकदम जस्ट पास वाली सिटी है गोम्बा, वहाँ से काफ़ी लोग यहाँ पे पार्टी वार्टी बनाने आते हैं। कोंगो की सिटी है वो सेफ्टी के मामले में बिल्कुल भी सही नहीं है। रवांडा बॉर्डर के पास कोंगो का एरिया है
वहाँ पर चाइनीज़ ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इस एरिया के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में 90% सप्लाई कोंगो करता है। कोंगो के पास अगर देखा जाए ना रिसोर्सेज के मामले में, कोंगो अफ्रीका की एक रिचेस्ट कंट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ के मिसमैनेजमेंट के कारण, यहाँ पे करप्शन के कारण और यहाँ पे इलीगल माइनिंग के कारण जो सारा का सारा पैसा है वो कुछ 21-22% लोगों के पास जा रहा है और बाकी सारी यहाँ की पॉपुलेशन एकदम गरीब हो चुकी है। और दुनिया के मोस्टली जो रेयर अर्थ की सप्लाई है वो इसी एरिया से होती है। इसके चलते भाई जो आपके फ़ोन है या फिर जिस कैमरा पे मैं शूट कर रहा हूँ, आजकल की गाड़ियाँ, आपने सुना होगा ग्लोबल चिप शॉर्टेज, तो चिप्स के अंदर यूज़ होने वाला एक एलिमेंट का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एलिमेंट 90% अभी दुनिया में कोंगो ही सप्लाई कर रहा है और वो यहीं आसपास के एरिया से ही आता है। और सबसे पास में सिटी पड़ती है गोमा, और गोमा से बॉर्डर क्रॉस करती अगला है ये रवांडा, जहाँ पे अभी मैं हूँ। तो इसी कारण से ये जो बॉर्डर है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना हुआ है। कोंगो के जो अमीर लोग हैं उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं है। वो लोग जब पार्टी वार्टी मनाने का मन करता है तो इधर आ जाते हैं, लेकिन ट्रेड फिर भी हमेशा चल रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओगे ना, आपको बॉर्डर्स के ऊपर अलग टाइप की स्टोरी मिलेगी, जो आपको शायद वहाँ के जो लोग होंगे ना उनको भी उन स्टोरी के बारे में नहीं पता होगा जब आप उस बॉर्डर पे जाएंगे। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ लेक किवू को घूमने, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।